हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बिफोर सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गहीर माता मैरीन सेंचुरी को लेकर के। तो गहीर माता मैरीन सेंचुरी को अगर हम मैप में व्यू करें, गहीर माता मैरीन सेंचुरी मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ओडिशा स्टेट में लोकेटेड है। इसके एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में धामरा रिवर माउथ से लेकर के साउथ में महानदी रिवर माउथ तक इसका एक्सटेंशन है। ये जो गहीर माता मैरीन सेंचुरी जो है वो ओलिव रिडली सी टर्टल्स की नेस्टिंग बीच के रूप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरी ईयर मिलियंस की संख्या में ओलिव रिडली सी टर्टल्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और ग्रुपिंग में नेस्टिंग करते हैं। ये जो फिनोमिना है ग्रुपिंग नेस्टिंग को, इसको अरीबाडा के नाम से जानते हैं। गहीर माता मैरीन सेंचुरी के अलावा अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में जो रुषिकुल्ला रिवर जो है उसका माउथ भी ओलिव रिडली सी टर्टल्स की नेस्टिंग बीच के रूप में इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल को अप्रूवल दे दिया है कि आप इसको कोविड-19 बूस्टर डोज के रूप में यूज़ कर सकते हो। इस वैक्सीन को किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है तो इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर उसने कोविड की दोनों वैक्सीन अप्लाई अपने ऊपर करवा रखी हैं, या दोनों डोज जो हैं वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी हो सकती हैं, तो उनमें से सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद में आप बूस्टर डोज को अप्लाई करवा सकते हो और एडल्ट्स के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। अब बात आ जाती है DCGI की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में ये काम करते हैं। इनका मेन काम ये है कि हमारे इंडिया में कोई भी नई ड्रग, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा वैक्सीन, इन सभी को अप्रूवल अगर देना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं DCGI। ये जो DCGI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। देखो, जब भी हम कोई स्पेसिफिक वर्ड देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये जो अलायंस है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि यूपीएससी में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज 5 जून है और प्रीलिम्स 2022 है। जो भी प्रीलिम्स 2022 दे रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से स्पेसिफिक यूपीएससी में जो एक्सट्रीम वर्ड्स को ध्यान में रख करके स्टेटमेंट को स्टडी करना है और फिर पेपर को देना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑपरेशन गंगा को लेकर के। आप सभी को पता है यूक्रेन में हमारे इंडिया के बहुत सारे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स वहाँ पर ट्रैप हो गए थे। उन सभी को निकालने की हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी और इसमें जो एयरलाइंस ने हेल्प किया था उसी को लेकर के अब कुछ इशू चल रहा है। पेमेंट को लेकर के सेंट्रल जो है वो एयरलाइंस को किस तरीके से पेमेंट करे, इसी को लेकर के कुछ इशू चल रहा है। ऑपरेशन गंगा हमने डिस्कस ही किया। सेम इसी तरीके के बहुत सारे ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लॉन्च किए हैं। जब भी हमारे इंडिया के जो भी सिटीजन जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में ट्रैप हुए तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए इसी तरीके के जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के नेम हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1990s में इराक और कुवैत के बीच में इशू हो जाता है, उन दोनों के बीच में वॉर हो जाती है। तब वहाँ पर हमारे इंडिया के जो भी हमारे इंडिया के पीपल थे उन सभी को हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ से निकालने की कोशिश की और इसके लिए चलाया कुवैत एयरलिफ्ट, ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद में 2006 की बात आती है। 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। उस टाइम इजराइल और लेबनान जो है उनके बीच में जो क्लैश है वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में 2011 में ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग किसके लिए चलाया गया? लीबिया, मिस्र
इजिप्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, और माल्टा, इन तीनों के बीच में युद्ध हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी इंडियंस थे उन सभी को यहाँ से निकालने की कोशिश की गई। 2015 में ऑपरेशन मैत्री हमने लॉन्च किया। नेपाल में अर्थक्वेक आ गया था, आप सभी को पता है। उस टाइम इंडियंस को वहाँ से निकालने की कोशिश के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। 2015 में ही ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ये जो PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, वहाँ जाकर के आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ऑपरेशन राहत इसलिए चलाया गया कि यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनके बीच में कुछ इश्यू स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में 2020 की बात है, और 2020 में आप सभी को पता है 2019 में कोविड का स्प्रेड हो गया था। चाइना से उसका एक तरीके से चाइना से ओरिजिन हुआ, और उसके बाद में 2020 में लगभग ग्लोबली लेवल पर स्प्रेड हो गया था। तो ऑपरेशन वंदे भारत मई 2020 में चलाया गया कि कोरोना काल में जो भी हमारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैप हैं उन सभी को लाने के लिए। उसके बाद में ऑपरेशन समुद्र सेतु भी 2020 में ही चलाया गया कि कुवैत, सिंगापुर और कतर से समुद्री एरिया से, सी एरिया से उनसे लाने की जो कोशिश की गई, उसके लिए समुद्र सेतु चलाया गया। उसके बाद में मई 2021 में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की अपनी पावर्स को, तो वहाँ से जो भी हमारे इंडियंस हैं उन सभी को लाने के लिए देवी शक्ति हमने चलाया 2021 में। और अब चलाया गया ऑपरेशन गंगा, जो किसके लिए, यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन के बीच में जब इश्यू स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जो भी इंडियन स्टेप्स थे उन सभी को हमने इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। तो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हैं जिनके नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पंजाब में जो कांग्रेस है वो दोबारा से वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने छोड़ करके BJP को ज्वाइन कर लिया है। तो आपका क्वेश्चन देखो, आप ये बताओ कि यहाँ पर कांग्रेस के जो मेंबर हैं उन्होंने छोड़ करके BJP ज्वाइन कर ली, तो क्या इनके ऊपर 10th शेड्यूल अप्लाई होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो फॉर्मर MLA हैं, फॉर्मर MP हैं, वो प्रेजेंट टाइम में MLA या MP नहीं है। 10th शेड्यूल किसके ऊपर अप्लाई होती है? 10th शेड्यूल के किसको पता होगा ना आपको? 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें प्रेजेंट टाइम के जो भी लेजिस्लेटर हैं, अगर वो किसी पार्टी से इलेक्ट होकर के आए हैं और उसके बाद में लेजिस्लेटर अपॉइंट होने के बाद में उस पार्टी को तो छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, जिसके बारे में 10th शेड्यूल में बताया हुआ है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें, देखो अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट जीत के आया है, किसी पार्टी से नहीं जीता है, तो वो क्या करे, अगर जीतने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट होता है। ओके, हालांकि वो किसी पार्टी को क्या दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है। जैसे कि किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है और गवर्नमेंट बनानी है तो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट दे सकता है, बस इस पार्टी की जो भी इनकी जो मेंबरशिप होती है वो नहीं ले सकता है। दूसरी बात आती है नॉमिनेटेड पर्सन की। नॉमिनेटेड पर्सन आप सभी को पता है कि हमारा जो राज्यसभा है वहाँ पर 12 मेंबर्स को, और जो स्टेट है वहाँ पर भी नॉमिनेटेड किए जाते हैं। जो हमारी वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम देखें तो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, और जो हमारे राज्यसभा है उसमें तो 4 क्राइटेरिया हैं, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। लेकिन स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसमें 5 क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया में 4 क्राइटेरिया तो सेम है, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, और इसके अलावा कोऑपरेटिव मूवमेंट में जिसका पार्टिसिपेशन हो उनको भी, उन पर्सन को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 क्राइटेरिया है और यहाँ पर 4 क्राइटेरिया है। ये नॉमिनेटेड पर्सन अगर 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं इनको नॉमिनेट करने के बाद में, तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। 6 मंथ्स के बाद अगर किसी नई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनके ऊपर अप्लाई होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अलावा कोई मेंबर किसी पार्टी से जीत करके आया है और पार्टी से जीतने के बाद में दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो इन सभी के ऊपर जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर आपने विप की बात नहीं मानी, विप क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पर हर पार्टी जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटर के रूप में, उन सभी को टाइम टू टाइम
कुछ गाइडलाइंस देने की कोशिश करता है कि इसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। मान लो कोई नया बिल लाया जा रहा है तो उसमें बताया जाएगा इस विप के द्वारा कि आपको क्या करना है, इसके ऊपर अपनी सहमति देनी है, इसका क्या करना है, अपोज करना है। तो सभी को विप की बात मानना जरूरी होता है। ओके तो ये कुछ बेसिक रिकमेंडेशन है जिसके बेसिस पर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लूप होल है। अगर आप मान लो आपके जितने भी मेंबर जीत करके आए, किसी पार्टी के मान लो कितने भी मेंबर जीत के आए, अगर उसमें से 2/3 मेंबर जो हैं वो एक साथ ग्रुपिंग में दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सभी का जो डिसीजन जो है कि लेजिस्लेटर इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चली गए, ये जो डिसीजन है वो स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। तो कभी कभी इसमें बहुत लंबा टाइम भी लगा जाता है कि जो भी मेंबर है उसने ब्रीच भी किया है इन सारे लॉज को, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं क्योंकि स्पीकर के ऊपर यहाँ पर पावर होती है। स्पीकर अपना अप्रूवल देगा तभी जा करके उसमें डिसीजन आ पाता है कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो इमेज शो कर रखी है इसमें गुवाहाटी का एक डंपिंग साइट को शो कर रखा है और इसमें बता रखा है कि आज 5 जून है। 5 जून को आप सभी को पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके तो यहाँ पर शो कर रखा है कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो डंपिंग साइट्स हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर आसपास के एरिया के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट करती है, बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उन सभी को ये इफेक्ट करती हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम का 2022 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मीन्स यूनेप, जिसको स्टॉकहोम प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और वो ही उनके थ्रू ही इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। हर साल जो है अलग अलग कंट्री इसके इनिशिएट को कि किस तरीके से इसका सेलिब्रेशन करना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो हर साल कोई ना कोई कंट्री जो है उसको होस्ट करती है। इस साल जो है 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में स्वीडन जो है वो प्रेजेंट टाइम में होस्ट कंट्री है और इसका प्रेजेंट टाइम की जो थीम है वो रखी गई है ओनली वन अर्थ, मीन्स हम नेचर के साथ में, हार्मनी के साथ में लिविंग सस्टेनेबली इस अर्थ का पर रहेंगे और सस्टेनेबली इसके जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को यूज़ किया जाएगा। 2022 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यूनेप को 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है उसके थ्रू उनको बनाया गया था, आप सभी को पता होगा। कल भी हमने इससे क्वेश्चन पूछा था कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केन्या नायरोबी में उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और जो आर्टिकल रिलेटेड है इसमें देखो IISc आप सभी को पता है बेंगलोर का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, हमारे इंडिया के लिए काफ़ी एमिनेंट इंस्टीट्यूट है। तो IISc बेंगलोर जो है उसने कोविड-19 को फाइट करने के लिए एक नई कुछ रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है कि हमने एक नया एक तरीके से प्रोडक्शन किया है कि जो नया IISc साइंटिस्ट ने बोला है कि जो मिनी प्रोटीन्स जो हमने नया इन्वेंशन किया है ये कोविड-19 से फाइट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब IISc अगर बेंगलोर की अगर हम बात करें तो 1890s के टाइम में 1893 में आप सभी को पता है 1893 में स्वामी विवेकानंद जो हैं वो शिकागो गए थे, किसमें, धर्म संसद जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस टाइम में जब वो वहाँ पर विजिट करने जा रहे थे तो उस टाइम जमशेदजी जो टाटा हैं उनके साथ में उनका डिस्कशन होता है और डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस तरीके से रखी जाती हैं कि अगर इंडिया का हमें डेवलपमेंट करता है, इंडिया को हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करना है, तो हमें साइंस एंड रिसर्च के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। साइंस एंड रिसर्च के ऊपर अगर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं तभी आने वाले टाइम में जो हमारा इंडिया है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो पाएगा। ओके तो इसी के बेसिस पर जमशेदजी टाटा ने 1890s में जो IISc बेंगलोर जो है उसका फॉर्मेशन, उसका फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जो भी हमारे स्पेसिफिक जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनको हमें सिक्योर करने के लिए कुछ वर्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनके लिए हमें मिनिमम इकोलॉजिकली
सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना होगा, मेंटेन करना होगा। मतलब आप यहाँ पर समझिए, मान लो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो उसके आसपास के 1 किलोमीटर वाला जो रीजन है रेडियस में, उन सभी को भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर कम से कम हैजार्डस एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए ताकि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं इनको हम कंजर्व कर पाएँ। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो केरला स्टेट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के जो प्रोटेक्टेड जोन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं। अगर उन सभी को हम कंजर्व करने लगे तो वहाँ का जो कंप्लीट एरिया है वो तो इन तरीके के प्रोटेक्टेड जोन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी अगर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हम कोई एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो तो चीज़ें जो हैं वो उनको इफ़ेक्ट करेंगी। यहाँ पर अलग अलग जो टाइगर रिजर्व हैं या फिर नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बता रखा है कि केरला में 25 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें से 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, 1 कम्युनिटी रिजर्व है। तो इन सभी का अगर 1 किलोमीटर रेडियस में हमने सभी को प्रोटेक्टेड किया तो वहाँ का तो मैक्सिमम जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में आ जाएगा। और उसमें बोला है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हजार्डस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, तो इससे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और पेज नंबर 6 पर एक पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें ये बोला गया है कि माइनॉरिटी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रिजल्ट देता है वो अलग बात होगी। हम बात कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या बताया गया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। सिर्फ इम्पोर्टेंट 2 बात है, हमारे इंडिया में दो तरीके की माइनॉरिटीज़ हैं, या तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। प्रेजेंट टाइम में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इनको नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई किया गया है और इसकी 6 कैटेगरीज हैं। लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाता है। एक केस की इस पिटीशन में बात की गई है और उस केस में बोला गया था कि ये दोनों तरीके की जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको स्टेट लेवल पर उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। लेकिन अब पिटीशन में ये बोला गया है कि स्टेट लेवल पर भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो रिकॉग्निशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई जो पॉपुलेशन है, कोई कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है, कहीं पर मेजॉरिटी में है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका अप्रूवल होना चाहिए और उसी के बेसिस पर फिर वो जो भी रिलेटेड उनसे जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को अप्लाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो कुछ स्कीम है उनका जो डेडलाइन है वो 2022 थी, तो उनके अप्रूवल के लिए कि उनमें क्या क्या प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले बात की गई है पीएम आवास योजना की। इस आर्टिकल में बताया गया है कि पीएम आवास योजना सबसे पहले जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए 2015 में स्टार्ट की गई और रूरल एरियाज़ के लिए 2016 में स्टार्ट की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर हम ग्रामीण की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में तो 50% तक ही काम कंप्लीट हुआ है, और अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो रूरल एरियाज़ में लगभग 67% जो हमने टारगेट लिया था उसमें 67% को ही हम अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसमें डिसाइड किया गया था, पहले देखो इसमें टाइम टू टाइम जो है वो डेडलाइन ली गई, फिर टाइम टू टाइम को एक्सटेंड किया गया। इसमें डिसाइड किया गया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो भी अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी की बिल्डिंग को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो भी पीडब्ल्यूडी पर्सन हैं वो ईजिली एक्सेस कर पाएँ इन सारी बिल्डिंग्स को। तो यहाँ पर अब बताया गया है कि ये जो कैंपेन है इसको लेकर के जो डेडलाइन, क्योंकि कोविड के टाइम इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2022, फिर इसकी डेडलाइन रखी गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी बिल्डिंग जो हैं वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सरोगेसी लॉ। सरोगेसी लॉ में लास्ट ईयर कुछ चेंज किया गया था, इसको लेकर के एक पिटीशन डाली गई है। पिटीशन में सबसे पहले आप बेसिक बैकग्राउंड समझिए। एक वीमेन है, उनके एक बच्चा है और उसके बाद में अब उनको सेकंड चाइल्ड करना है, तो वो चाहती हैं कि सरोगेट मदर का यूज़ करते हुए वो जो है सेकंड चाइल्ड करें, क्योंकि कोविड के टाइम में उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था जब फर्स्ट चाइल्ड उन्होंने बोर्न किया। तो यहाँ पर सरोगेसी जो एक्ट है उसमें देखो क्लियर किया गया है कि अगर कोई पेरेंट्स जो हैं, अगर कोई कपल जो है उनके एक बच्चा अगर है तो वो सरोगेट मदर का यूज़ करते हुए दूसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई विमेन
विमेन जो है, सिंगल मदर जो है वो बच्चा करवा सकते हैं सरोगेट लॉज का यूज़ करते हुए, लेकिन सिंगल मैन जो है वो यूज़ करते हुए बच्चा नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें रखी है ना कि वायलेशन में आपके ऊपर कौन कौन से पनिशमेंट लगेंगे। जो सरोगेट मदर होगी वो आपकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए कपल की। इसके अलावा जो सरोगेट मदर जो होगी उसकी एज 25 to 35 और उसके पहले से एक बच्चा होना चाहिए, तभी तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में पता चल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ये जो लॉज आपने बनाया है इसमें कुछ चेंज होने चाहिए और सभी को लेकर के सभी पर्सन जो है उसके आपके राइट टू चॉइस और उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है उन प्रोविज़न को लेकर के ये जो एक्ट है इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट्स हैं, तो इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और जुडिशरी इसमें इंटरवेन करे। ये पिटिशन डाली है, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलेगा, जुडिशरी इसमें क्या बोलेगी, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और इस आर्टिकल में देखो सबसे पहले तो जो मंकी पॉक्स वायरस जो है उसमें बताया गया है कि टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा उसमें म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पर्सन टू पर्सन लेवल पर अगर इसका जो ट्रांसफ़र अगर होता है पर्सन टू पर्सन लेवल तो उसमें कितना म्यूटेशन है इसके बारे में अभी भी कोई भी रिसर्च सामने नहीं आ पाया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अंटार्कटिका को लेकर के है, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी एक डिस्कशन हुआ 22 मई से 2 जून के बीच में, और इस डिस्कशन में ये डिसाइड किया गया कि अंटार्कटिका में और स्पेसिफिक जो पेंगुइन्स हैं, ओके, एम्परर पेंगुइन्स जो हैं उनको हम किस तरीके से सेफ्टी लेवल पर लेकर के जाएंगे और उनको किस तरीके से हम सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डिस्कशन हुआ था उसमें चाइना ने अपनी तरफ से कोई भी इंश्योर नहीं किया है, उन्होंने नहीं बोला है कि हम किस तरीके से उनको क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात आई है अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारी अर्थ है, आप सभी को पता है, अर्थ में नॉर्थ पोल है जिसको आर्कटिक के नाम से जानते हैं, और ये साउथ पोल है इसको अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। नॉर्थ पोल जो है वो सी है और साउथ पोल जो है वो क्या है, कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पर लैंड एरिया है और यहाँ पर सी एरिया है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पोलर रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और स्पेसिफिक जो आर्कटिक रीजन है नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो सी रीजन है, आप सभी को पता है सी के ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइस जम जाएगी, जो वाटर है वो आइस के रूप में जम जाएगा। लेकिन सी है तो सी के ऊपर कितनी लेवल तक, जो एक तरीके से जो हाइट होगी सी आइस की वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन जो साउथ पोल है वो लैंड एरिया है, तो यहाँ पर जो सी की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नॉर्थ पोल पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सी के ऊपर जो वाटर है उसके ऊपर आइस की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो आइस है वो मेल्ट होने लग जाएगी। अब आइस जब मेल्ट होगी तो आप सभी को ये तो पता होगा अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो इफेक्ट में क्या होता है कि जो आइस है अगर उसके ऊपर सनरेज पड़ती हैं तो वो मैक्सिमम इसको वापस भेज देता है, लेकिन जो वाटर है जिसके ऊपर सनरेज पड़ती हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है जो सनरेज को वाटर। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आइस तो मेल्ट हो जाएगी, वाटर जो है वो दिखने लग जाएगा और सनरेज को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, जिससे और ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन साउथ पोल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंड एरिया है, लैंड एरिया के ऊपर जो आइस की जो सीट है वो काफ़ी मोटी जमा हो सकती है, तो इसके ऊपर अगर सनरेज पड़ती भी है तो इसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अल्बेडो इफेक्ट का यूज़ करते हुए आइस जो है वो मैक्सिमम सनरेज को वापस भेज देती है। तो ये मेजर रीजन है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पर ही टेम्परेचर कम है, लेकिन फिर भी जो आर्कटिक एरिया जो है नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये आपको बेसिक प्रोविज़न हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर वैक्सीन जो है वो एक नई तरीके की इनहेल वैक्सीन जो है उसको लेकर के रिसर्च चल रहा है। टोरंटो में रिसर्चर्स ने बोला है कि इस तरीके की जो ह्यूमन ट्रायल्स है, इस तरीके की वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं और इसके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज। आज संडे है, आप सभी को पता है, और आज
एडिटोरियल पेज ना आकर के कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज को यहाँ पर शो किया जाता है। सबसे पहले कर्नाटका में टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी चल रही है। देखो, कोविड के टाइम में हर जो स्टेट है और सेंट्रल लेवल पर भी जो भी, जैसे एनसीईआरटी ने, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने स्टेट लेवल पर हर बोर्ड ने क्या किया था, क्योंकि स्कूल जो है वो ऑफलाइन मोड में नहीं थी तो एग्जाम को कंडक्ट करवाना था, तो सबने अपना सिलेबस डिडक्ट किया था। अब सिलेबस डिडक्ट किया तो उसमें बहुत सारे पार्ट को कर्नाटका में भी रिमूव कर दिया गया, लेकिन टाइम के साथ में यहाँ पर एक कमेटी बनाएगी। जब सब कुछ नॉर्मल तरीके से होने लगा तो दोबारा से एक कमेटी बनाएगी कि कौन कौन से पार्ट को हम इंक्लूड करें, कौन कौन से को नहीं करें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट तो थे, उनको तो छोड़ दिया गया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो अदर पार्ट है उनको इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें तो BR अम्बेडकर और यहाँ पर बसवन्ना जो है, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ की स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उनके लिए, लिंगायत कम्युनिटी उनके लिए, तो उनके जो लीडर्स हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड, उनके इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जिसको लेकर के प्रेजेंट टाइम में कंट्रोवर्सी चल रही है जो कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि FPI जो है, वाई आर FPI डंपिंग इंडियन स्टॉक, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि FPI क्या होते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दैट इन्वेस्ट फंड इन मार्केट आउटसाइड ऑफ दियर होम टर्फ, मतलब अपने होम एरिया से बाहर दूसरी जगह अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं फंड में तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। Their investment typically include equities, bond and mutual funds. They are generally not active shareholders and do not exert any control over the companies whose shares they hold. मतलब जिस कंपनी में भी उनके शेयर हैं उनके ऊपर कोई डायरेक्टली वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं रखते हैं। द पैसिव नेचर ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अलाउज देम टू एंटर और एग्जिट ए स्टॉक एट विल एंड विद ईज, मतलब जब चाहें किसी स्टॉक में आ जाएं, जब चाहें वहाँ से निकल जाएं, तो ये चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्स्ट आर्टिकल में, स्टैगफ्लेशन को लेकर के। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब आपकी जीडीपी में स्टैग्नेशन आया हुआ है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है टाइम के साथ में, दूसरा उसमें साथ में इन्फ्लेशन भी आपके यहाँ पर हो रहा है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है और जीडीपी में ग्रोथ भी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैगफ्लेशन की वजह से क्या हमारा मार्केट जो है वो इफेक्ट होगा, इसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई है। तो ये जो टर्म है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैगफ्लेशन। ओके, स्टैग्नेशन भी है और साथ में इन्फ्लेशन भी है, दोनों से मिलकर के ये टर्म बनी है। यहाँ पर मंकी पॉक्स को लेकर के जो गाइडलाइंस आई है लेटेस्ट, उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया में अभी मंकी पॉक्स के कोई भी इशू भी नहीं देखने को मिला है। फिर इंडिया इतना अलर्ट क्यों है, इसका ओरिजिन, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट क्या क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मंकी पॉक्स पहली ऐसा नहीं है कि अचानक से ओरिजिन हुआ है, बहुत साल पहले भी इसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और दोबारा से 2017 से रेगुलर इसका स्प्रेड हो रहा था, जब से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और अब जो है अदर कंट्रीज़ में ग्लोबली लेवल पर इसके केसेस देखे गए हैं, तब जा कर के इसके ऊपर फोकस किया गया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि मंकी पॉक्स को लेकर के किस तरीके से हमें सिक्योर करना है। कोई पर्सन के अगर आप टच में आते हो और लगता है कि बाद में वहाँ पर बस्ट हुआ है, तो आपको उन टाइम में अपने जो सिम्टम्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है और जल्दी से जल्दी जो गवर्नमेंट है उनको इन सभी चीज़ों के लेकर के बताना है। ओके, तो यह हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो स्टैटिक पार्ट है उसको जाकर के भी व्यू कर सकते हैं। स्टैटिक पार्ट में हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके अलावा जो हिस्ट्री जो पार्ट है उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो हमने अपलोड कर रखे हैं, वो वीडियोस, उनको आप व्यू कर सकते हो। वो भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप्स में उनको शेयर कर सकते हो। टाइम के साथ में अदर सब्जेक्ट जो हैं वो भी आपके साथ में यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।